नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे मजबूती से। उत्कर्ष सिविल सर्विसेज क्लासेस लेकर के आपके लिए आ गया एक ओवरऑल ओवरव्यू क्वेश्चन के माध्यम से। पूरे 200 सवालों का यह मेरे पास में एक पिटारा है। यह पिटारा जो हमारा विजयम है 2.0, उस 2.0 जो बच्चों की खास मांग पर उनके एग्ज़ाम से पहले लाया गया है और जिसमें इस पिटारे में बहुत सारे प्रश्नों को संस्था के अनुभवी शिक्षकों और टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। उस एनालिसिस को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देर नहीं करता हूँ और मैं उस पिटारे के सवालों को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि परीक्षा से पहले 10 बार दीजिए और परीक्षा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 100 प्रश्नों की क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं और 10 यानी कि 1000 क्वेश्चन पेपर और साथ में 10 OMR सीट दी गई हैं जिनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन लगाइए, OMR सीट भरिए। इससे एग्ज़ाम से पहले आपकी 10 बार तैयारी हो जाएगी। और इसमें कितने मॉडल पेपर हैं भाई? 10 मॉडल पेपर हैं। आपको कैसे मिलेंगे? तो आप बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप को स्कैन करके वहाँ से ले सकते हैं, बुकशाला में मिल जाएगा। और या फिर आप उत्कर्ष सेंटर विजिट करके इस बुकलेट को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। सबसे पहला सवाल है डॉक्टर अंबेडकर साहब, BR अंबेडकर साहब। और नया वाला हमारा पार्लियामेंट है। पुराना वाला पार्लियामेंट 1927 में बना था और 2023 में नए वाले पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया जा चुका है। ये बात तो इनके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। और आधुनिक मनु के रूप में संज्ञा दी जाती है डॉक्टर अंबेडकर साहब को। चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए द्विशासन यानी कि 1919 में द्विशासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। कहाँ पर स्थापित हुई थी? इसको द्वैध शासन भी बोला जाता है, यानी कि इसको डाइआर्की बोलेंगे। और ये जो डाइआर्की है, ये डाइआर्की व्यवस्था लाने वाले व्यक्ति हैं लियोनेल कर्टिस। तो ये जो लियोनेल कर्टिस का हमारा सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर क्या कहा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए द्विशासन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत छांटना है। यह केंद्र तथा प्रांत स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था करता था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह केंद्र पर नहीं करता था। यह कहाँ करता था? प्रांत में करता था। हमको मिल चुका है। लेकिन 1919 की विशेषता क्या हो जाएगी कि प्रांतीय जो विषय थे आरक्षित और हस्तांतरणीय विषयों पर बांटे गए। सही बात है। राज्यपाल विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मंत्री नियुक्त करता था। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल के पास बहुमत के निर्णय का प्रत्यादेश करने की क्या थी भाई? शक्ति थी। ये बात। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्नलिखित बातें थी, यानी कि 1919 की प्रस्तावना में क्या क्या बातें थी? आपको याद रखना है कि सभी अधिनियमों पर प्रस्तावना रखी गई थी। 1935 के अधिनियम पर प्रस्तावना जो रखी गई थी वह नई प्रस्तावना नहीं थी, बल्कि जो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना थी उसी को 1935 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। प्रशासन में भारतीयों को संपर्क बढ़ाया जाए। सही बात है। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। बिल्कुल, दोनों ही कथन सही हैं। इस प्रस्तावना में ये सारी चीजें विद्यमान थी और इन्हीं को 1935 के अधिनियम में भी रखा गया था। अगला सवाल, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना किस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी? तो 1919 के अधिनियम से। और 1919 के अधिनियम से 2 बनी थी भाई। एक का नाम है राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल था, यानी कि एक थी भाई राज्य परिषद यानी स्टेट काउंसिल, 60 सदस्य थे। और दूसरे का नाम था केंद्रीय विधान सभा। और केंद्रीय विधानसभा में अंत में 145 सदस्य हो गए थे। स्थापना कब हुई थी भाई? 1 अक्टूबर 1919 को। और 1954 से इनके नाम, इसका नाम हो गया राज्यसभा, इसका नाम हो गया लोकसभा। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय कार्यकारिणी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव का निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण थे? प्रांत का कार्यकारिणी प्राधिकरण गवर्नर में निहित था। बिल्कुल सही बात है। गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद थी। बिल्कुल सही बात है। गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडल के अविश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता था। नहीं भाई, इसके पास में असीमित शक्तियां थी। तीसरा आपका गलत हो जाएगा और 1 और 2 कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो प्रांतीय सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारों का गठन किससे किया गया था भाई? 1935 से। और इनके लिए 1937 में क्या हुए थे भाई? चुनाव हुए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की वजह से
1939 में इन्होंने क्या दे दिया था भाई, इस्तीफा दे दिया था। चलिए भाई अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1935 से पूछा गया है। अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार में निहित की गई थी, अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों में निहित की गई थी, दोनों ही गलत कथन है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। और वर्तमान में जो आर्टिकल 148 है जहां पर अवशिष्ट शक्तियां शामिल हैं, वो इस समय किसके पास हैं भाई, संसद के पास हैं। अगले सवाल पर चलते हैं भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नरी के प्रांत मिलकर के था भाई, तो 11 उस समय राज्य हुआ करते थे, 7 उस समय पर क्या हुआ करती थी, कमिश्नरी हुआ करते थे। कई जगह पर 6 मिलेगा लेकिन 7 लगाइएगा आप। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, तो संवैधानिक निरंकुशता का मतलब यह था कि भाई इस तरीके के प्रावधान किए गए जो भारतीयों के लिए अहितकर थे बल्कि अंग्रेजों के लिए हितकर थे, और ये माना जाता है 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम माना जाता है। अगला सवाल, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो यह ऑब्वियसली किससे बनाई गई थी भाई, 1919 के अधिनियम से। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी, तो प्रांतों में स्वायत्तता किससे शुरू हुई भाई, तो प्रांतों में जो स्वायत्तता शुरू हुई थी वो हुई थी 1935 में। यानी कि केंद्रीकरण कब शुरू हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जब मद्रास और मुंबई को बंगाल के क्या कर दिया गया था भाई, अधीन कर दिया गया था। और स्वायत्तता कब से शुरू हुई भाई, 1935 से, जब 1935 के अधिनियम से राज्यों में कहा गया ना कि संघीय व्यवस्था भारत में स्थापित होगी और राज्यों में स्वतंत्र सरकारों के गठन की बात कही गई। अगला, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो वो किया गया था भाई 1935 के तहत। और याद रखना है यह कभी भी लागू नहीं हो पाया क्योंकि भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि अंग्रेजों ने जब 1919 में प्रांतों में दिया तो वह बहुत ज़्यादा योग्य कैपेबल नहीं था, इस वजह से भारतीयों ने मना कर दिया। अगला सवाल है भाई, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे, तो 1926 के केंद्रीय वाले हुए थे, 1937 के जो आपका कहाँ वाले हुए थे, प्रांतों वाले हुए थे, जो प्रांत थे राज्य वाले थे, ये केंद्रीय विधानसभा के थे। 1945 में प्रांत और केंद्र दोनों के हुए थे, और इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर तीनों हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला देखो भाई, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ था, तो अंतिम निर्वाचन कब हुआ भाई, 1945 में, 1919 के अधिनियम से। अगला सवाल, और अगर आप देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं भाई, जो प्रांत थे यानी कि प्रांतीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचन हुए थे भाई 1937 में और 1945 में। लेकिन अगर केंद्रीय विधानसभा को पूछे कि यानी कि केंद्र में, तो केंद्र में भाई 2 बार हुए थे, 1926 में और 1945 में, और ये सारे निर्वाचन किससे हो रहे हैं भाई, 1945 के अधिनियम से। अगला देखो, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी, तो किस अधिनियम द्वारा की गई थी सबसे पहली बार, तो 1909 से की गई थी, और किसको दिया गया था भाई, मुस्लिम को दिया गया था, यानी कि सबसे पहले किसको दिया गया भाई, मुस्लिम को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो वो 1935 के अधिनियम से 1 अक्टूबर 1937 को हुई। क्या कोई आंसर है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए भाई, 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो 1919 के अधिनियम में कौन सी प्रमुख स्पेशल कैरेक्टर थे भाई, स्पेशल जो विशेषताएं थी वो स्पेशल विशेषताएं किसमें विद्यमान है, तो 1919 के अधिनियम में कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी, तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, गलत है, ये 1909 में हुआ था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया था भाई, क्योंकि उस समय पर 97 विषय हुआ करते थे, और इन 97 में से 50 किनको दे दिया था, राज्यों को, और 47 किसने रखे थे भाई, केंद्र ने अपने पास रखे थे। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और ट्रांसफर्ड यानी कि रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड में बांटे गए थे। तो न्याय प्रशासन कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो न्याय प्रशासन था, नहीं था भाई, ये हस्तांतरणीय था, भू राजस्व और पुलिस। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल, और एक बात और याद रखना है कि ये जो आरक्षित विषय थे, ये आरक्षित कितने में से बांटे गए थे भाई? 50। राज्य को कितने मिले थे? तो 50 में से 28 आरक्षित थे जो राज्यपाल अपने पास, गवर्नर अपने पास में रखता था, और जो 22 विषय थे वो क्या थे भाई? हस्तांतरणीय थे। जो हस्तांतरणीय थे, जो क्या किए गए थे भाई? ट्रांसफर किए गए थे। अगला सवाल, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यानी कि करेक्ट में करना है भाई। किसका? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही बात है। 1922 में प्रयागराज में हुई थी, 1923-24 में एक ली आयोग बना, और 1926 में केंद्र लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। दोनों ही कथन सही है भाई, 1 and 2 बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे दी गई थी भाई? तो निर्गत करने की शक्ति ली गई है भाई 1935 से, और आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए 123 है और राज्यपाल के लिए आर्टिकल 213 के तहत कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं भाई, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया, और ये जो उच्चायुक्त के पद का सृजन था भाई किस में किया गया? 1919 में, और 1935 में इनको अधिकार दे दिया गया है कि ये भारत सचिव की सहायता करने लगे। कहां पर भाई? ब्रिटेन में। कहां पर स्थापित हुआ था? ब्रिटेन में स्थापित हुआ था, और वहीं पर भारत परिषद 1935 में क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित में से नियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से अलग हो गया था भारत शासन अधिनियम 1935, और इसके लिए फिर ब्रिटिश सरकार ने अलग से अधिनियम क्या किए थे भाई? पारित किए थे। अगला सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रांतीय स्वशासन, बिल्कुल सही बात है, ऑटोनॉमी दी गई थी, राज्यों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये भी सही बात है। अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण यानी कि रिटेंशन ऑफ एक्सक्लूसिव टेरिटरीज, बिल्कुल सही बात है, प्रतिधारण किया गया अपवर्जित क्षेत्रों का, और क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? तो मैंने पहले ही बताया 1935 से। बनी कब थी भाई? तो 1858 में निर्माण हुआ था, स्थापना, और स्थापना के समय इसमें जो सदस्य हुआ करते थे, इसमें सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 15, और यह भी याद रखना है 1909 के अधिनियम से दो भारतीय शामिल होने का क्या कर दिया गया था भाई? शामिल होने का प्रावधान किया गया था। 2 भारतीयों को शामिल होने का, किसमें भाई? ये जो भारत परिषद है, ये बात। अगला देखो भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। क्या सम्मिलित थे भाई? एक संघ का प्रावधान, प्रांतों, बिल्कुल सही बात है, प्रांतों को स्वायत्तता देना, बिल्कुल सही बात है, प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय विधायिका द्विशासन की प्रपोजल फॉर द डुअल गवर्नेंस इन स्टेट्स। प्रांतों में बेटा ये कहाँ की दिया गया था? ये तो 1919 का है ना, 1935 का, तभी अंग्रेजी में देखें केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान की गई। नहीं भाई, क्यों प्रदान की गई? संप्रभुता दे देते तो आजाद ना हो जाता भारत, दोनों गलत हो गया। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, क्या समाप्त किया? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को, बिल्कुल सही बात है, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अगला सवाल, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ, ठीक है। बर्मा को भारत से अलग किया गया ना भाई, 1935 में किया गया था, 1935 के एक्ट से 1937 में अलग हुआ भारत से। देसी राजाओं के अधिकारों को समिति, बिल्कुल सही बात है, बनाया गया ना, जिसको बोला जाता था क्या?
राजाओं की परिषद बोला जाता था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे भाई? गंगा सिंह बने थे, गंगा सिंह बने थे, ये बात। नरेंद्र मंडल बोलते थे भाई, नरेंद्र मंडल 1921 में क्या हुआ था भाई? स्थापित हुआ। 120 इसमें क्या थे? सदस्य थे। उनमें से राजाओं के वाले हिस्से से कितने थे? 108, और 12 क्या थे भाई? मनोनीत थे। अगला, वर्ष 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर किसने कहा था? तो दास्ता का चार्टर क्या कहा था? दास्ता का चार्टर कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने ये भी कहा कि यह एक ऐसी कार है जिसमें इंजन नहीं है बल्कि ब्रेक ही ब्रेक है। यह एक ऐसी कार है जिसमें इंजन नहीं है, सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक है जो रुक रुक करके चलती है। यह भी पंडित नेहरू का कथन है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो कितने प्रांत थे भाई? 6 प्रांत थे। 11 प्रांत में से 6 प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा यानी कि दोनों ही स्थापित हो गई थी, 2 सदनीय व्यवस्था स्थापित हो गई थी। अगला, गवर्नर जनरल को संकट काल में 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको मिला था भाई? 1861 को। 1861 के अधिनियम से पहली बार गवर्नर जनरल जो वायसराय था वो क्या कर सकता था? अध्यादेश जारी कर सकता था। अगला सवाल, 1909 के अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बंबई के गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी कि अधिकतम संख्या कहां पर भाई? गवर्नर की कार्यकारिणी में कितनी हुआ करती थी भाई? 4 हुआ करती थी, ये चीज। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय व वायसराय की परिषद में 1 भारतीय, और 1 भारतीय कौन थे भाई? जो विधि सदस्य बने थे, विधि सदस्य, और ये विधि सदस्य बने थे, उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या किया गया था भाई? बनाया गया था। कब? 1909 में। मैंने अभी बताया था विधान परिषद के सवाल के समय पर। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली, तो देखो भाई, एमपीपीएससी ने माना था अखिल भारतीय संघ, लेकिन सही आंसर है बी, यानी कि फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन की बात की गई थी, तो इस वजह से वैसे बी है, लेकिन फिर भी एमपीपीएससी ने क्या माना है? ए माना है, तो अपन भी क्या मानेंगे? ए मानेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान बिल्कुल नहीं था भाई, ये तो नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचन और जवाबदेही प्रतिनिधित्व तो सही है। एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी कि नॉमिनेट किया जाना, बिल्कुल सही बात है। अगला भाई निम्न, अब देखना भाई, अगला सवाल देखिएगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है भाई? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि लगभग 75 से 80% बातें भारतीय संविधान में कहां से ली गई हैं भाई? 1935 के अधिनियम से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है भाई? 1935 के अधिनियम का, 1935 के एक्ट का प्रभाव पड़ा। अगला सवाल भाई, अगले सवाल पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिखों, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियंस लोगों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया? तो किससे दिया था भाई? दिया था 1919 के अधिनियम से। और 1935 में दलित को, मजदूर को और महिलाओं को क्या दिया भाई? पृथक निर्वाचन दिया। और 1909 में किसको दिया था भाई? 1909 में पहली बार दिया गया था, ये दिया गया था मुस्लिम को। लियोनेल कर्टिस का क्या है भाई? सिद्धांत है। अगला देखो, द्वैत शासन लियोनेल कर्टिस का सिद्धांत से, ये पृथक निर्वाचन है, सेपरेट इलेक्शन। भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था भाई 1921 में, 1921 में लागू हुआ। 1935 का अधिनियम कब लागू हुआ था भाई? 1937 में, 1937 में क्या हुआ भाई? लागू हुआ था, ये चीज। अगला सवाल, भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या? तो बेटो राज्य परिषद में 60 थी और केंद्रीय विधानसभा में 145। शुरू में 141 की गई, फिर 143 की गई, फिर 145 कर दी गई। तो आंसर एग्जैक्ट क्या है? 145 है, जिनमें 101 निर्वाचित थे और जो
कितने सदस्य बचे, यानी 41, यानी कि 101 और 43 नहीं 41 और 103, तो ये मनोनीत थे भाई और ये क्या थे भाई, निर्वाचित थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, संघीय कार्यपालिका गवर्नर जनरल और काउंसिलों से मिलकर बनते थे। नहीं भाई, संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल, राज्य परिषद और संघीय सभा से मिलकर के बनते थे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो संघीय विधानमंडल था, जो उस समय का संसद था, वहां पर गवर्नर जनरल था, राज्य परिषद थी और केंद्रीय विधानसभा थी। इन तीनों से मिलकर के क्या होती थी भाई, बनती थी। अगला, 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, भारत सरकार का कार्य किया था, तो भारत सरकार के रूप में 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी अंतरिम सरकार, और साथ में 17 नवंबर 1947 को गठित हुई थी विधायिका के रूप में। ये दोनों काम कर रही थी संविधान सभा, और संविधान सभा ने सरकार के रूप में काम किया। 1935 के अधिनियम की धारा जो 100 थी, 100 के तहत अपने देश की व्यवस्था को संचालित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, इसका मतलब संघीय व्यवस्था लागू नहीं हुई, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध किया। नहीं भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया था भाई, उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, बिल्कुल सही बात है, 1935 के अधिनियम का विरोध किया, लेकिन संघीय व्यवस्था ना आना, ये रियासतों का भारत में शामिल ना होना था। इस वजह से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक सबको पता है भाई, 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और पहले वक्ता के रूप में बोलना शुरू किया था उस समय के कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष थे, पहले वक्ता थे, और पहले वक्ता का नाम था जे.बी. कृपलानी साहब थे पहले वक्ता। चलिए भाई, इसके बाद में अगला सवाल, प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सदस्य के रूप में कौन था, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बी.एल. मित्र, और उसके बाद में डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र ने इस्तीफा दिया तो उनके जगह पर एन. माधवराव आए थे, और डी.पी. खेतान की मृत्यु हुई थी तो उनकी जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला सवाल, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारतीय संविधान सभा के कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो भाई रही थी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है, यानी कि सही कथन हमको छांटना है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर प्रभावी था, यानी कि संविधान के निर्माण पर क्या था भाई, प्रभावी था। बिल्कुल सही बात है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही बात है। संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया गया, बिल्कुल सही बात है। कहा गया ना, हम भारत के लोग। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, बहुत गलत बात बोल दी है। 1 2 3 सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 में तो बन जाता है 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार, लेकिन इसमें नहीं सेट हो रहा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो किसने रखा था, सत्यनारायण सिन्हा ने रखा था, और 29 अगस्त 1947 को क्या हुई थी भाई, गठित हुई। और इसके जो अध्यक्ष बने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो बने थे 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त को कौन बन गए थे भाई, अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव साहब। बी.एन. राव साहब क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। अगला, भारतीय मूल संविधान में शामिल थे भाई 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो भाई 15 महिला सदस्य थी। जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की संविधान सभा में 12 गई और पहली बैठक में 10 महिलाएं उपस्थित थी। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन किससे किया गया भाई,
कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और 16 मई 1946 को इसने क्या दी भाई, रिपोर्ट दी। इसी के प्रतिवेदन पर 389 सदस्यों को मनोनीत और अप्रत्यक्ष निर्वाचित करके निर्मित किया गया, जिसके बाद में संविधान सभा का निर्माण हुआ। अगला सब, अरे जानकारी भैया काम की, देखो उत्कर्ष में दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और ऑफलाइन भी बच सकते हो, एकदम फुल टेक्नोलॉजी वाला माहौल रहता है यहाँ पे। एमपीपीएससी फाउंडेशन बैचेस क्या है भाई, तो जो ऑफिसर बैच चल रहा है, जिसमें टारगेट है प्री प्लस मेंस 2024 को लेकर के स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर से, स्टार्ट हुआ है 4 दिसंबर से। 1 ईयर बैचेस जिसमें प्री और मेंस और इंटरव्यू करवाए जाते हैं, स्टार्ट हो रहा है 11 दिसंबर से। इसके बाद में 3 ईयर जो आपका बैच है जिसमें प्री प्लस मेंस आफ्टर 12th कर सकते हो भाई। फीचर्स देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के सेपरेट बैचेस हैं। बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है दोनों ही माध्यम की। एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन स्टडी प्लान है और अपडेटेड नोट्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न में है। आपको क्या करना है, हर्षदीप आर्केड में आना है और विजिट करना है, नहीं तो भैया इसको स्कैन कर लो तो सारी जानकारी आपको लाइव ही प्राप्त हो जाएगी। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बिल्कुल गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा, बिल्कुल गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, बिल्कुल सही बात है। और ये डी तो वैसे भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1939 में ये घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है? मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत कोशिश किए कि भैया सब कुछ ठीक रहे, लेकिन उनकी बात बाद में कोई नहीं सुनता था। अंग्रेज सुने लेकिन भारतीय नहीं सुनते थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे भाई, अध्यक्ष थे, तो दूसरा लगा लीजिए। टीटी कृष्णमाचारी सदस्य प्रारूपण समिति, यानी कि टीटी कृष्णमाचारी बिल्कुल प्रारूप समिति के सदस्य थे ये। एचसी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे भाई, उपाध्यक्ष थे तो 4 हो जाएगा। और बी आर अंबेडकर प्रारूपण समिति के सदस्य वाला होगा ना, सदस्य टीटी कृष्णमाचारी, गलती हो गई भाई। टीटी कृष्णमाचारी सदस्य प्रारूपण समिति, उपाध्यक्ष संविधान सभा, तीसरा, हाँ ठीक है ना ये। 2 1 4 3 पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। चलिए भाई अगला, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन में, उद्देश्य प्रस्ताव पर है भाई। 5वीं बैठक में पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। कौन सा कथन सही है? उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया, बिल्कुल किया था भाई। यह केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। सही है, इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन है, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 एकदम सही, 1 2 3 एकदम सही। उपयुक्त में से क्या सही हो जाएगा भाई? सी इज द राइट आंसर। अगला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था भाई? डॉक्टर राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। और यही 10 तारीख को बनी नियम समिति यानी कि 10 दिसंबर को बनी नियम समिति के क्या थे भाई? अध्यक्ष थे, जिसमें 15 सदस्य शामिल थे। अगला सवाल, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक कौन थे? तो 2 लोक सेवक थे, एक का नाम था BN राव, एक का नाम था SN मुखर्जी साहब। BN राव और SN मुखर्जी साहब। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर के सबसे आखिरी तक। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को अंगीकृत भाई 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। तो देखो भैया, पहला होगा चौथा पहला, दूसरा तीसरा, तो सी इज द राइट आंसर। चलो भाई अगला, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्य थे भाई? 284। और पहला हस्ताक्षर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करती थी? त्रावणकोर से करती थी, त्रावणकोर कोच्चि, त्रावणकोर कोच्चि से करते थे और उनका नाम था, क्या नाम था भाई? उनका नाम था एनी मस्करेनी। अगला, भारत का संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। अगला भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सभापति संविधान सभा की कौन सी बैठक में चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष कौन सी भाई? तीसरी बैठक, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को ये क्या हुई थी भाई? बैठक हुई थी। अगला, संविधान का प्रारूप जो 21 फरवरी 1948 को राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था, जिसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? तो भाई 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां। 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और कब प्रस्तुत किया था भाई? तो 21 फरवरी 1948। और दूसरा प्रारूप आया था 26 अक्टूबर 1948 में, दूसरा प्रारूप। और इसी पर फिर क्या शुरू हो गई थी? रीडिंग। प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई भाई? तो भाई 141 बैठकें हुई थी। और याद रखना है, संविधान सभा ने चर्चा की थी। संविधान सभा ने चर्चा की थी कितनी बैठकों में भाई? प्रारूप पर 114। वैसे संविधान सभा की 166 बैठकें थी, 165 बैठकों में उसने संविधान निर्माण किया था। अगला सवाल, संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो भाई 5वें वाले में हुई थी। क्यों? क्योंकि 5वां वाला 14 अगस्त 1947 को भाई शुरू हुआ और ये शुरू होकर के 30 अगस्त 1947 तक चला था भाई। 14 से लेकर के 30 अगस्त 1947 तक चला था। और याद रखना है, ये 14 अगस्त को 11, 11:30 बजे शुरू हुआ था भाई। क्यों? रात में शुरू होने वाला एकमात्र है भाई सत्र। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को क्या मिल गई थी भाई? आज़ादी मिली थी। इसी में भैया शपथ लिए थे, इसी में आज़ादी मिली थी, इसी में एक प्रारूप समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्यों को किस सत्र में शपथ दिलाई भाई? 5वें में, ऑब्वियसली। कब? जब क्या मिल जाएगी भाई? स्वतंत्रता मिल जाएगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान सभा का कौन सा सत्र एक दिन के लिए हुआ था? 6वां भाई। 6वां हुआ था 27 जनवरी 1948 को, गांधी जी की डेथ से पहले। और 12वां सत्र भी एक दिन के लिए हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, कदम्बनी गांगुली नहीं थी भाई। कौन था? मालती चौधरी थी। अगला सवाल, 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? संघ में ब्रिटिश भारत और राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल। क्या बात कर रहा है? गलत है। ये तो भाई कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था संविधान सभा निर्मित होगी, प्रांतों की कार्यपालिकाओं और विधानमंडलों। अरे गजब करता है भाई। ये दोनों क्या हैं? दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य का नाम सदस्यों की संख्या जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए थे? तो भाई 42 लोगों ने किया था संयुक्त प्रांत के, 19 लोगों ने किया था, 43 लोगों ने किया था मद्रास के 43 लोगों ने किया था। और याद रखना है, सबसे ज्यादा सदस्य थे यूपी से संविधान सभा में 55 सदस्य थे। पंजाब, ये भी सही है, लेकिन पंजाब में कितने थे? 12 थे ना, तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला भाई, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो जो तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था, वो तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 14 नवंबर 1948 से। कई जगह पर क्या मिलेगा भाई? 17 नवंबर, सॉरी, जो तृतीय वाचन स्टार्ट हुआ था, वैसे वाचन की स्टार्टिंग किससे हुई थी भाई? 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949। लेकिन चर्चा किस पर शुरू हुई थी भाई? 17 नवंबर 1949 से, 1949 से। और अंतिम चर्चा किस दिन हुई? 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल, उद्देश्य प्रस्ताव का 22 जनवरी 1947 को उर्दू अनुवाद किसका भाई? उद्देश्य प्रस्ताव का, जिस दिन भाई पारित हुई थी 22 जनवरी को दूसरे सत्र में, सेकंड सेशन चल रहा था भाई, सेकंड सेशन में पारित हुई थी, पंडित नेहरू लेकर के आए थे 5वीं बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में। तो इसका उर्दू अनुवाद किया था, उनका नाम था मोहनलाल सक्सेना। तो मोहनलाल सक्सेना साहब ने
जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो बाद में उद्देशिका बना, मोहनलाल सक्सेना ने इसका कौन सा पार्ट किया था भाई? उर्दू अनुवाद किया। अगला, H.C. मुखर्जी संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे भाई? 25 जनवरी को बने थे भाई। जो सेकेंड सेशन था, सेकेंड सेशन के 25 जनवरी को बने थे। और थर्ड सेशन में जब स्टार्ट हुआ तो थर्ड नहीं, फोर्थ सेशन में भाई, फोर्थ जब स्टार्ट हुआ तो फोर्थ सेशन जो स्टार्ट हुआ था उस फोर्थ सेशन के 16 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को क्या हुआ था भाई? दूसरे अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था वीटी कृष्णमाचारी। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा के सत्रों के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। जो तीसरा सत्र हुआ था 28 अप्रैल से 2 मई 1947, सही है भाई। पांचवा सत्र 14 अगस्त से हुआ था ना भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक हुआ था? 30 अगस्त तक, और इसी वजह से बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पांचवा सत्र। आठवां कब से हुआ? 16 मई से 16 जून। 10वां कब हुआ था भाई? 6 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक। 9वां सत्र याद रखना है, 9वां सत्र सबसे बड़ा था और इसमें टोटल 38 बैठकें हुई थी। अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो पहली बैठक हुई थी, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में सोमवार को सुबह 11 बजे आयोजित हुई थी 1946 में। इस बैठक में फ्रैंक एंथनी को उपसभापति बनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। जबलपुर से आते थे, एग्लो इंडियन थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने बनाया था। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य थे, भाग लिया था, जिनमें से 10 महिलाएं थी, बिल्कुल सही बात है। एकदम सारी बातें सही हैं और इसी वजह से 1, 2, 3 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पर, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। यानी कि मद्रास से सदस्यों की संख्या 43 थी, संयुक्त प्रांत से 42 थी, बंगाल से 25 थी, बिहार से 30 थी। 1, 2, 3, 4 मैया जी की जय जयकार, मिल ही गया सर। अब संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सभापति अध्यक्ष नाम प्रस्तावित हुआ था। संविधान सभा की तीसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 में स्थायी सभापति अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा के पहले सत्र की 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल सही बात है। पहले सत्र की 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के पहले सत्र की 5वीं बैठक, बिल्कुल सही बात है। नियम समिति में 15 सदस्य, दुर्गाबाई देशमुख एकमात्र महिला सदस्य थी। टोटल 15 सदस्य थे। अध्यक्ष थे नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बनी किस दिन थी? 10 दिसंबर को। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, अभी और है 27 जनवरी और भैया 6ठा और 12वां सत्र एक दिन के हुए थे। एकदम सही बात है और इसी वजह से 1, 2, 3, 4 यानी कि सारे सवाल एकदम कूट सही हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वें अधिवेशन में संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था। 7वें अधिवेशन में संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 8वें अधिवेशन की पहली बैठक 16 मई को राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकृत हुई, बिल्कुल सही बात है। तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 अधिकृत किया गया, बिल्कुल सही बात। 1, 2, 3 एकदम सही उपयुक्त में से सभी सही है। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो 14 सदस्य थे भाई, 14 सदस्य थे। अगला भाई, संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं भाई ये नहीं थे, 4 घटक नहीं थे, एक गलत हो जाएगा। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 थी, सही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में 8 सदस्य, नहीं भाई 7 थे, तो इस वजह से केवल 3 सही दिख रहा है मेरे को, है ऑप्शन मिल गया, इस वजह से एकदम सही लग रहा है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो भाई पहली बार हुआ था पश्चिम बंगाल से, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं, सिर्फ बंगाल लिखा होता तो आंसर सही होता है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई प्रेसिडेंसी। पहली बार बंगाल से चुने गए, लेकिन योगेंद्रनाथ मंडल की वजह से उनका इलाका सिलचर वगैरह असम वाला जो इलाका था वहां पर जन्म संग्रह हुआ और इसके बाद में पाकिस्तान में मिल गया, तो इस वजह से जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे दूसरी बार मुंबई प्रेसिडेंसी से लड़ना पड़ा था। अगला, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय यानी कि रियासत वाली,
प्रोविंस वाली है भाई, प्रोविंस वाली होगी, देख लेना, ये देखो प्रोविंशियल कमेटी। और जैसे ही आ जाएगा तो हम सारे लोग जानते हैं कि भैया एक ही आदमी था जो सरदारों में सरदार था, महासरदार था, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार काहे बोला? 1928 में बारदौली की महिलाओं ने कहा कि भैया जिस हिसाब से तुम अंग्रेजों से लड़े हो ना, उस हिसाब से तुम तो सरदार हो, मराठा वाले एकदम, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में परामर्श समिति के भी यही अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ एक ही बात है, आदमी था जो पूरा ताकतवर आदमी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में अगला देखिए, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करिए। भाई संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, यानी कि चौथा हो जाएगा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी थे भाई, कांग्रेसी मुंशी जी थे, तो मुंशी जी हो गए भैया तीसरे में। इसके राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व वीटी कृष्णमाचारी कर रहे थे, तो इस वजह से पहला हो गया। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑब्वियसली कौन सा बचा भाई? दूसरा बचा। तो भाई 4-2-4-3-1-2, 4-4-4-4-4-4-3-2-1-2, ये बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए भाई, बच्चे सोच रहे होंगे बहुत 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 जल्दी जल्दी, अब भैया दरवाजे पे एकदम बारात आ चुकी है, अब समय नहीं है, अब तो भैया जल्दी से भड़बड़ मच जाए और जल्दी से बढ़िया शादी हो और उसके बाद में आराम से सुकून से फिर जगी हुई रात का सोना हो आराम से। उसी तरह से आपके साथ में भी होगा बेटा। जिस दिन अभी तो लग रहा होगा अरे बाप रे नींद नहीं आ रही, नींद का मौका नहीं मिल रहा, सोने का मौका नहीं मिल रहा, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही 17 तारीख होगी फिर नींद नहीं आएगी। दुख की रात सोता कौन है और सुख की रात नींद किसको आती है, ये बात मेरी याद रखिएगा। तो भैया जल्दी जल्दी लगे रहो यार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से उपबंध तत्कालीन प्रभाव से अर्थात 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे? नागरिकता के बाद में निर्वाचन, तो 2 ठो लागू हुए थे, 1 और 3 भैया, 1 और 3, ये डी। चलो अगला, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत छांटना है भैया। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल सही है ये। सभा हेतु सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हुआ था, सही है ये। संविधान सभा हेतु सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर हुआ था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था भाई, अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। संविधान अरे हुआ था ना भाई अप्रत्यक्ष, वो राज्यों वाले, और गठन क्रिप्स मिशन योजना के आधार पर हुआ था, तो डी क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। अगला, संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? गलत छांटना है भाई। तो संविधान इसका गठन क्रिप्स मिशन गलत है भाई। इसमें कुछ सदस्यों को मनोनयन हुआ था, सही है भाई। इसमें से शामिल सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, 1 और 3 गलत है भाई, 1 और 3 गलत है, डी इज द राइट आंसर। चलो भाई, संसद की कार्यवाही में बिना संसद के सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन भाग ले सकता है? एक ही बात है भाई, आर्टिकल 88 के तहत कई बार ये बात समझा चुका हूं भाई मैं, और वो है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। केवल 3, ओनली 3 समिति का सदस्य भी हो सकता है भाई। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन भाई? 14 दिन संशोधित नहीं कर सकती है, परिवर्तन के सुझाव प्रस्तुत कर सकती है। अगला सवाल भाई, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 75(3) लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि किसके प्रति है भाई? लोकसभा के प्रति। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये तो भैया सदस्य की शपथ लेता है, इसके पास में अध्यक्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है। अगला, लोकसभा सचिवालय किसके पूर्ण नियंत्रण में होता है? आर्टिकल नंबर 98, 98 में ही है ना भाई, तो 98 में सचिवालय है लोकसभा राज्यसभा का, अध्यक्ष और सभापति के निर्देशन में काम करता है भैया ये, तो किसका काम करेगा? लोकसभा का, तो लोकसभा के अध्यक्ष का। आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य? यानी कि कहा गया है कि आर्टिकल 331 है, इससे 2 सदस्य लोकसभा में, और आर्टिकल 333 में 1 सदस्य। ये राष्ट्रपति कर सकता था, ये राज्यपाल कर सकता था, लेकिन मोदी सरकार ने 2020 से इसको समाप्त कर दिया है। और संविधान संशोधन कौन था? 104 संविधान संशोधन 2020। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा विधान परिषद का उत्साधन कर सकती है भाई? 169 के तहत
169 के तहत स्थापित भी कर सकती है संसद ही और हटा भी सकती है संसद ही। अगला सवाल, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं? जो सबसे बड़ी समिति है उसका नाम है प्राक्कलन समिति, यानी कि प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सिर्फ लोकसभा से शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, इसमें 22 सदस्य। लोक लेखा और प्राक्कलन समिति जुड़वा बहनें कहलाती हैं। ये पैसे का आवंटन करती है, कैग उसकी जांच करता है, कैग रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति सदन में लाता है, लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। तो इस वजह से केवल ए तो क्या कहा गया है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति में केवल लोकसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है? तो केवल प्राक्कलन समिति में शामिल है भाई, तो केवल क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। किसमें उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 66 में। 69 में इसकी क्या लिखी हुई है भाई, ओथ लिखी हुई है। 70 में क्या लिखा हुआ है, संसद को विधि निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया है। और 72 में क्या लिखा हो, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? दोनों सदन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कब? राज्यसभा में प्रस्ताव को आरंभ करने के पश्चात लोकसभा की स्वीकृति द्वारा। ये सही लग रहा है, लोकसभा में नहीं होगा, दोनों सदनों के एक संयुक्त, नहीं भाई, महाभियोग के उपचार। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम है जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब बने थे 1962 से लेकर के 1967। 1967 में राष्ट्रपति बने, लेकिन 1969 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो पहले राष्ट्रपति भी थे जिनकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल में। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, वह राज्यपाल के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की आवश्यक सहमति होनी चाहिए, वह अपना कार्यकाल पद की अवधि के समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा। नहीं होगा, यह अपने पद मतलब कार्यकाल खत्म होने के बाद में तब तक पद को धारण करता है जब तक कि नया उपराष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। डी इसका गलत है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन ऐसे भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु हुई थी? कौन थे भाई? कृष्णकांत। कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 64 में ये बात लिखी हुई है। ये एमपीपीएससी मेंस बैचेस के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, और ये जानकारी कैसे है कि कोर्स अवेलेबल हैं आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर। मेंस टेस्ट सीरीज टारगेट है 2023 को 4 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। एंसन राइटिंग टारगेट 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं 4 जनवरी से। मेंस पेपर 3 बैचेस है साइंस एंड टेक का स्टार्ट हो रहे हैं 4 जनवरी से। फीचर्स हमारे ये हैं, आप विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे की चर्चा में, अगला सवाल देखिए भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई अब क्वेश्चन है 101। क्वेश्चन है 101 भाई, 101 क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति भाई निर्विरोध चुने थे? निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि कौन से उपराष्ट्रपति थे जो अनअपोज्ड चुने गए थे? तो जो अनअपोज्ड चुने गए थे, इनमें से शंकर दयाल शर्मा लिखा है, के आर नारायणन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और ये शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर के 1992 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और 1992 से लेकर के 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब में क्या रहे भाई? राज्यपाल रहे। तो ये बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 बार निर्विरोध चुने गए थे, और 2 बार टेन्योर कंप्लीट करने वाले हैं हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले सवाल पर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो हमको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो समस्त मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो स्वतः ही क्या आंसर हो जाएगा?
सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है भाई? अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132, 133, 134 और 136 के अनुसार अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143, अभिलेख क्षेत्राधिकार आर्टिकल 129 और इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या है भाई? ए बी सी यानी कि तीनों ही शामिल हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय होने की बात कही गई है? तो आर्टिकल 129 में ये बात कही गई है। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इसके कार्यालय के बारे में है और 2 राज्यों के बीच में विवाद से संबंधित। तो अभिलेख न्यायालय और अवमानना के लिए दंड, इन दोनों के लिए, अवमानना के लिए दंड के लिए अधिनियम 1971 में बनाया गया था। एक बात आपको और याद रखना है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 के तहत ये शक्ति प्राप्त है। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपने निर्णय को पुनर्विलोकन की शक्ति है? यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को फिर से सुन सकता है, उन पर सुनवाई कर सकता है, ये है आर्टिकल 137। लेकिन आपको याद रखना है आर्टिकल 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार पर भी एक याचिका उत्पन्न की है, उसका नाम है उपचारात्मक याचिका रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में 2002 में उपचारात्मक याचिकाई की पुनर्विचार की फिर से सुनवाई हो सकती है, उसको बोलते हैं उपचारात्मक याचिका। आर्टिकल 142 के तहत रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पुनर्लोकन पे भी कोई गलती हो जाती है तो पुनरावलोकन का भी फिर से रिव्यू हो सकता है। अगला देखो, अपीलीय न्याय क्षेत्र में वर्गीकृत 4 शीर्ष क्षेत्रों को, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट जब संविधान की व्याख्या करता है उसके मामले कहाँ आते हैं भाई? सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। तो दीवानी मामले आर्टिकल 133, आपराधिक मामले 134, विशेष अनुमति 136 और 132 संविधान की व्याख्या, कौन से मामले शामिल नहीं है भाई? सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये पक्के तौर पर कौन हो जाती है भाई? न्यायपालिका हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल 13 के तहत इनको कम होने से बचाती है और आर्टिकल 32 के तहत इनके उल्लंघन होने पर इन पर रिट जारी करके इनका संरक्षण करती है। अगला सवाल भाई, निम्नलिखित में से कौन से वाद में न्यायपालिका ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है? तो पहला मामला था ए.के. गोपालन। तो ए.के. गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था भैया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है भाई? संशोधनीय है। लेकिन आगे चल करके 1967 का जो मामला था, 1967 में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में कहा कि फंडामेंटल राइट्स पर संशोधन नहीं हो सकता है। आगे चल करके 1973 में केशवानंद भारती मामले में क्या कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और आगे चल करके मिनर्वा मिल, जब 1980 का मामला आया तो मिनर्वा मिल 1980 के मामले में क्या कह दिया भैया? मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों क्या है भाई? एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? गोलकनाथ मामले में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अगला सवाल, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये पक्के तौर पर है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करना, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करता है। आर्टिकल 74 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और इसी की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। एक बार लौटा सकता है, दूसरी बार मानना जरूरी है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो पक्के तौर पर भाई 10 वर्ष। या तो 5 वर्ष हाई कोर्ट का जज है, या 10 वर्ष हाई कोर्ट का अधिवक्ता है, या फिर न्यायविद है राष्ट्रपति की नज़रों में। अगला सवाल, भारतीय संविधान का 92वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पक्के तौर पर है भाई 8वीं अनुसूची में
डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन तो 73वां पंचायतों से है, तो 74वां पक्के तौर पर किससे हो जाएगा भाई? नगर पालिकाओं से हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? ये बात जोड़ी गई थी 91वें संविधान संशोधन से, और इसके लिए आर्टिकल है 75(1)(a). 75(1)(a). अगला सवाल, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था यानी कि आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था भाई 44वें संविधान संशोधन में, यानी कि आर्टिकल 352 में उस समय की मोरारजी देसाई सरकार ने संशोधन करवाया था। पहले आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया था? तो ये पक्के तौर पर है 44वां संविधान संशोधन। वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा भाग नंबर है 12, यानी कि भाग नंबर है 12, और इसमें जो अनुच्छेद है, इसमें जो आर्टिकल है उसका नाम है 300A, यानी कि 300A में क्या किया गया था भाई? जोड़ा गया। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित संशोधन कौन सा था? तो पक्के तौर पर कौन सा है भाई? जीएसटी है, और इसमें 3 आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल 246A विषय जोड़ा गया, आर्टिकल 269A जिसमें जोड़ा गया था IGST, एकीकृत जीएसटी, और इसके बाद में आर्टिकल है 279A। इसका मतलब ये हो जाता है भाई, 279A का मतलब है जीएसटी परिषद के बारे में। 100वां संविधान संशोधन भूमि समझौता है। 99वां संविधान संशोधन भाई NJAC है, और इसके बाद में 102वां संविधान संशोधन ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देता है। अगला, सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण, आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6). आर्टिकल नंबर 15(6), आर्टिकल नंबर 16(6) जोड़े गए थे, और वह जोड़े गए थे 103 संविधान संशोधन से, लेकिन वह पेंडिंग था 124वें नंबर पे। तो 124वें नंबर का संशोधन था, जिसको फिर बाद में पारित हो गया, तो 103 नंबर का हुआ 2019 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदाता की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो राजीव गांधी सरकार ने किया था, और लागू कब हुआ था भाई? 27 मार्च 1989 से यह प्रावधान लागू हो गया, और यह संशोधन था आर्टिकल नंबर 326 में, जो देता है वयस्क मताधिकार का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य है? तो भाई मंत्रिपरिषद को मानना अनिवार्य है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य है। ये किया गया था 42वें से। 44वें से कहा गया कि भैया एक बार लौटा सकता है, लेकिन दूसरी बार मानना जरूरी है। ये बात है आर्टिकल 44 की, तो सॉरी आर्टिकल 74 की। तो आर्टिकल 74 में 2 बार परिवर्तन हुआ, एक बार 42वें से, एक बार 44वें से। 42वें में एक ही बार में राष्ट्रपति को मानना था, 44वें में एक बार लौटा सकता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान किस वाद में कहा गया? तो पक्के तौर पर है केशवानंद भारती वाद में, यानी कि कहा गया मौलिक अधिकारों में संशोधन होगा, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन करते समय मूल ढांचा सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में, यानी कि इसकी फाइनेंशियल पावर क्या है भाई? राष्ट्रपति के नाम पर प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत होता है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 112, राष्ट्रपति के नाम से बजट आता है। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 117 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल नंबर 267 देख लीजिए, वहां पर स्पष्ट हो जाएगा, और इस वजह से तीनों ही सही हो जाएंगे। 1, 2, 3, तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी कि क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल भाई, और अगले सवाल को अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को अपनी पदावधि के दौरान सिविल कार्यवाहियों से उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल कार्यवाहियों से उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, यह गलत है भाई।
उन्मुक्तियां नहीं प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों, परिलब्धियों, भत्तों का उल्लेख संविधान में है तथा पदावधि के दौरान उन्हें कम नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा ये बात। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो पक्के तौर पर कौन सा हो जाएगा भाई? 56 हो जाएगा। 58 योग्यता से संबंधित है, 54 निर्वाचक मंडल से है और 55 निर्वाचन की प्रक्रिया से है। अगला सवाल, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी थी और ये राष्ट्रपति रही 2007 से लेकर के 2012 तक, लेकिन उससे पहले ये राजस्थान की क्या रही थी भाई? राज्यपाल रही थी और इस वजह से राजस्थान की राज्यपाल, और ये पहली महिला थी, पहली महिला भारत की राष्ट्रपति भी हैं और पहली महिला राज्यपाल भी हैं। अगला सवाल, अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त शक्तियों के अनुरूप राष्ट्रपति निम्न में से किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता है? तो किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो भाई उसका नाम है धन विधेयक। इसको तो लौटा सकता है भाई, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को या तो रोक सकता है या अनुमति दे सकता है, या संसद के कहने पे समाप्त कर सकता है, पुनर्विचार नहीं करा सकता। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। अगला सवाल चलते हैं भाई, राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पक्के तौर पर 1969 में पारित किया गया था, संसद द्वारा पारित किया गया था और आर्टिकल 70 का प्रयोग करके संसद द्वारा ऐसा किया गया था। और ये कब किया गया भाई? 69 में। और इसी वजह से इसी समय पर लिखा गया था कि यदि उपराष्ट्रपति ना हो और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या बुजुर्ग न्यायाधीश इस पद को क्या करेगा? धारण करेगा। अगला सवाल, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, ये मोदी सरकार द्वारा पारित कराया गया था, इसको स्वीकृति मिली थी 13 मई 2014 को। 13 मई 2014 को मोदी सरकार आ रही थी, उस समय पर कांग्रेस की सरकार जा रही थी, मनमोहन सरकार द्वारा ये विधेयक लेकर के लाया गया था। अगला, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि तो जो जाकिर हुसैन थे ये कब से कब तक थे? 1967 से लेकर के 69 तक। KR नारायणन थे भाई 1997 से लेकर के 2002 तक। इसके बाद में N संजीव रेड्डी थे 1977 से लेकर के 1982 तक। इसके बाद में S राधाकृष्णन थे 1962 से लेकर के, शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर के 1997 तक, 1997 तक। S राधाकृष्णन कब से कब तक थे भाई? तो S राधाकृष्णन थे 1962 से लेकर के 67 तक, 1967 तक, ये बात। तो अब देखना भाई, सबसे पहले चौथा लास्ट पांचवा देख लीजिए, तो पांचवा 2 में है, ये तो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। इसके बाद में 67 और 67 से लेकर के 69, यानी कि पहला दोनों में है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगला था 77 ही हो जाएगा, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड किस में है? ए। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए भाई, अगला सवाल, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में निहित है और ये देखने को मिलेगा भाई 14 से लेकर के 18। 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, 15 मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, 16 में लोक नियोजन की समता, 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का अंत। ये आपको मिलेगा समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक। अगला सवाल, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है? तो वो पक्के तौर पर है 17 में। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम 1976 में कर दिया गया था। 1976 में कर दिया गया था इलैया पेरूमल समिति की सिफारिश पर, और उसका नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगले सवाल पर चलते हैं भाई, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं निजता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 से संबंधित है और इसको 2017 में दिया था KS पुट्टास्वामी मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने जज थे KS पुट्टास्वामी, पहले पूर्व हाई कोर्ट के, और उसके तहत उनको ये अधिकार मिला था 2017 में KS पुट्टास्वामी मामले में। अगला, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी निम्नलिखित में से किसको हटाया गया था? तो पक्के तौर पर है संपत्ति के अधिकार को। 2 जगह लिखा हुआ था, आर्टिकल 19(1)(f) में लिखा हुआ था जहां पर पैतृक संपत्ति था, और आर्टिकल नंबर 31 में लिखा हुआ था जहां पर संपत्ति का अधिकार था।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो कौन 21 के दायरे में नहीं आता है? तो भाई मृत्युदंड नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, बिल्कुल सही बात है। इमरजेंसी में अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो तुरंत उसे चिकित्सा सहायता उसका मौलिक अधिकार है। और ये परमानंद कटारा एक मामला हुआ बनाम भारत संघ, कटारा बनाम भारत संघ, 1989 इस मामले में ये अधिकार मिला था कार्यस्थल पर। और ये है विशाखा गाइडलाइन जारी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से, राजस्थान राज्य के साथ में था 1997 में, 1997 में। ये भी आर्टिकल 21 के तहत है भाई, ये आर्टिकल 21 के तहत इनको मौलिक अधिकार मानिए। पानी की गुणवत्ता प्रदूषित करना, ये सुभाष कुमार थे, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य से संबंधित है 1997 में। और तब कहा गया कि आर्टिकल 21 के तहत पानी जो होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, दूषित पानी के खिलाफ उसका मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट्स। अगला सवाल, अगले सवाल पर, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में लिखा हुआ है, और 23 में लिखा है मानवा दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी से निषेध, बिल्कुल सही बात है। और अस्पृश्यता तो 17 में लिखा हुआ है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भाई 29 और 30 में, कारखानों 24। तो ये कहने का मतलब यह है कि 1 और 4, तो 1 और 4 आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पर चलते हैं, बहुत बढ़िया लगा रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, यानी सत्य कथन? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, एकदम गलत लिखा हुआ है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये राज्य को नियंत्रित करते हैं भाई, यानी कि राज्य को नियंत्रित करते हैं और संरक्षण प्रदान करते हैं किसको भाई? नागरिकों को। अगला, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है, यानी कि विधियों का समान संरक्षण। समान लोगों में विधि समान होगी, विधि के समक्ष समता समान रूप से प्रभावित की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और बेटा ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है, यानी कि क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण कि किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे संविधान में आप स्थायी बनाना चाहते हैं। भैया पंडित जी बोले थे, यानी कि नेहरू जी बोले थे। और सबसे ज्यादा आलोचनात्मक भाग बोला था किसने? डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने। अगला सवाल, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो ये 17 की तरह दिया गया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि इसमें उपाधियों का अंत है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, और इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, दोष सिद्ध के मामले में संरक्षण। निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है, नहीं है? तो मानवा दुर्व्यापार 23 है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। ये पक्के तौर पर इसका 30 हो जाता, तो इस वजह से डी गलत हो गया भाई, डी गलत है और वही पूछा है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यानी कि सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन है? विधि का शासन कौन बोलता है भाई? आर्टिकल 14 कि कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ है ना, एविडाइसी वाला सिद्धांत। मौलिक अधिकार क्या है भाई? वाद्य योग्य है, यानी कि प्रवर्तनीय है। और प्रवर्तनीय का मतलब क्या है कि इनका अगर वायलेशन होगा तो आर्टिकल 32 है, और इनको समाप्त किया जाएगा तो आर्टिकल 13 है। चलो भाई अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य के आदर्श के, तो ये पक्के तौर पर है भाग 4 में स्थित है। आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भारत ने लिया है। इसमें वे प्रावधान हैं जिनको लागू नहीं किया गया था, बल्कि आगे चल करके संसाधनों पर निर्भर है, और देश के पास संसाधन होंगे तो इनको लागू किया जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं? भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, गलत है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, सही है। इस भाग में, संविधान के भाग 4 में, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 2, 3 तो एकदम सही हो जाएंगे, पहला गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले लाल पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका में जैसे एसडीएम बनोगे ना, तो एसडीएम के पास में प्रशासनिक कार्यपालिक शक्ति भी होती है और प्लस न्यायपालिक शक्ति भी होती है। कार्यपालिक और न्यायिक दोनों शक्तियां विद्यमान होती हैं। तो कहा गया है कि एसडीएम न्यायिक नहीं करे, सिर्फ कार्यपालिक शक्तियों का इस्तेमाल करे, और ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 50 में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है, कोई निर्बंधन नहीं है भाई। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं नहीं करते हैं, तो इस वजह से दोनों ही गलत हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला सवाल, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 39 में 39 में 4 नंबर का जो बच्चों वाला सेगमेंट है 39A अलग से जोड़ा गया, जिसमें लिखा हुआ है समान न्याय एवं मुफ्त विधिक सहायता। आर्टिकल नंबर 43A जोड़ा गया जिसमें मजदूरों के प्रबंधन की बात कही गई, और 48A जोड़ा गया जिसमें वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई। तो इसमें देख लेते हैं, मिल गया भाई, यही वाली बात लागू हो जाएगी, और आर्टिकल क्या हो जाएगा 43A में ये बात जोड़ी गई है। ये आर्टिकल 41 है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, अरे भाई 39 है, 39 हो गया, ये 39 है। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 41 है, और श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं आर्टिकल 43 है, ये बात। चलिए भाई अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, सही है, यानी कि दोनों ही सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला सवाल, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए, यानी कि अनुच्छेद 40 पंचायतों से संबंधित है, 41 काम करने के अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, और इसके बाद में 48 कृषि पशुपालन का संगठन। 1 2 3 4 और मैया जी की जय जयकार, बिल्कुल सही, एकदम सही लगा हुआ है भाई। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? तो भाई आर्टिकल 51 में है, तो स्वतः ही क्या हो जाएगा भाई, आर्टिकल स्वतः ही 51 किसका पार्ट है, डीपीएसपी का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो निम्न कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है भाई, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है भाई, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना, क्या नहीं बनाना है, एक धार्मिक राज्य बनाना। अगला देखो भाई, एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैचेस, तो प्रीलिम्स बैचेस इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए भैया, और कोर्स अवेलेबल है दोनों ही मीडिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप उत्कर्ष का फायदा उठा सकते हैं भाई। तो प्रीलिम्स का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो टारगेट है 2024 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 2024 को टारगेट करके यूपीएससी टारगेट 2024 इंदौर क्लासरूम से स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 13 एफएलटी के साथ में, और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टारगेट 2024 35 एफएलटी के साथ में 5 जनवरी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। इनका फ़ायदा जरूर लीजिए। आप ऑनलाइन के लिए आपको स्कैन करना पड़ेगा और घर बैठे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हर्षदीप आर्केड आ सकते हैं और यहाँ से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। और जब निर्मल सर आएंगे तो पता करके रखिएगा, आप मिलिए, बहुत सारा ज्ञान सर से मिलेगा। संत टाइप है और बहुत बढ़िया मोटिवेट करते हैं, तो कभी मौका मिले तो देखिए। और एक 13 सितंबर 2023 की एक सीरीज पड़ी होगी, और ये सीरीज पड़ी होगी कहाँ की भाई, लखनऊ में एक गेट टुगेदर हुआ था, तो उसको जरूर देखिएगा। सर की है, निर्मल सर की, क्या मोटिवेशन भाई स्पीच था वहाँ पर। चलो भाई आगे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लंघन से प्रभावित होता है वह न्यायालय में नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति जो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लंघन से प्रभावित होता है वह न्यायालय नहीं जा सकता। नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। भाई दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या एकदम स्पष्टीकरण भी सही है। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो कौन सा जोड़ा गया था भाई? मुफ्त कानूनी सहायता, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A को क्या किया गया भाई? जोड़ा गया था।
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निदेशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध हैं? कौन से सूचीबद्ध हैं? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य क्या लिखा हो भाग 4 में दिए गए निदेशक सिद्धांत, तो निम्नलिखित में से कौन से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवारों का मानदंड, प्राथमिक स्तर। तो यानी कि कौन कौन सा है भाई? पहला और दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बात। इसके बाद में अगला देखो भाई, राज्य के नीति के निदेशक तत्वों डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? आपको भाई गलत कथन छांटना है। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, गलत कथन छांटना है। देश के शासन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निदेशक तत्वों को लागू करे। निदेशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश, पूंजीवादी नहीं भाई, समाजवादी देश का बोलता है। कौन भाई? डीपीएसपी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। गलत है। भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है तब भी संविधान की यह अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। तो ये चीज। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? काम करने का अधिकार है भाई। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल है। भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और समान, ये नहीं भाई, ये तो मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला सवाल, भारत में संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में एक समान नागरिक संहिता? तो किस में है भाई? भाग 4 में, आर्टिकल 44 में, डीपीएसपी में। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? मूल कर्तव्य, चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करना, यही वर्णित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भाई लिखा हुआ है, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर आप देश की सेवा करें। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का क्या करना भाई? सम्मान करना। अगला सवाल, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य किस 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि 11th 10 जोड़े गए थे भाई 42वें संविधान संशोधन से और 86वें संविधान संशोधन से जोड़े गया 11वां 2002 में। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया था भाई? 21A अलग से जोड़ा गया, 45 में थोड़ा संशोधन हुआ और इसके बाद में 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला सवाल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, न्यायपालिका से कार्यपालिका, ये तो भाई डीपीएसपी है, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग है? नहीं है भाई। क्यों भाग है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही है। 2 और 4, तो 2 और 4 यानी कि डी इज द राइट आंसर। इस सवाल को सही से देखना है भाई। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े, गलत है भाई। स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंड रोपण की अनुशंसा नहीं की थी, बिल्कुल सही बात है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों और विदेशियों सभी पर लागू होते हैं, ये गलत है। मौलिक अधिकार सिर्फ, ये भी गलत है, यानी कि ये भी गलत है। और इसके बाद में किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायपालिका मौलिक कर्तव्यों पर विचार रख सकता है, बिल्कुल सही बात है। न्यायपालिका ने कहा कि मौलिक कर्तव्य भले ही प्रवर्तनीय ना बताए गए हों, लेकिन संविधान की व्याख्या करते समय इनको ध्यान में रखना चाहिए। अगला सवाल, संविधान लागू हो उस समय मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं था, रूस के संविधान से किया गया था। अगला सवाल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, ये मौलिक कर्तव्य है और यह 8वें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक पृथक भाग शामिल किया गया था। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक पृथक भाग शामिल किया गया था। मौलिक, भारत के मूल संविधान में मौलिक, गलत है ना, नहीं किया गया था, बाद में जोड़ा गया। 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द
राइट आंसर। सेकंड एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही जवाब है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, नीचे वाला दूसरे नंबर का सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो जो चौधरी चरण सिंह थे ये प्रधानमंत्री रहे 79-80 में। तो चौधरी चरण सिंह 1979 से, और ये भाई बने थे, ये बने थे कब बने भाई? ये बने थे 14 जुलाई, 14 जुलाई, और 14 जुलाई 1979 से लेकर के 7 जनवरी 1980 तक ये रहे, और इस बीच में ये एक भी बार पार्लियामेंट नहीं गए। राजीव गांधी 1984 से लेकर के 1989 तक, चंद्रशेखर 90-91 में रहे, बीपी सिंह की सरकार जब गिरी थी 66, यही गलत है। सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एचडी देवगौड़ा 1996 से लेकर के 97 तक। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में वर्णित नहीं है? कौन संविधान में वर्णित नहीं है? तो कौन वर्णित है? मंत्रिपरिषद वर्णित है भाई, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों का त्याग पत्र, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो ये सारा कुछ है। लेकिन हाँ, इसमें क्या क्या नहीं है? मंत्रियों का त्याग पत्र नहीं है, त्याग पत्र नहीं लिखा हुआ है कि त्याग पत्र कैसे होगा, और उप प्रधानमंत्री का कार्यालय। 3 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारित है भाई, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भारत है, प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। इनके वेतन भत्ते संसद तय करती है। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो कौन निर्धारित करता है भाई? अभी पहले ही कहा, मैंने कहा संसद निर्धारित करती है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? 1 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। 3 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होगी भाई? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और 75(2) में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन काम करेगा भाई? प्रसाद पर्यंत काम करेगी मंत्रिपरिषद। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं, सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार मंत्रिमंडल की तुलना में बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सारे मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद के ही सदस्य बनाए जाते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य। राज्य के मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, सही है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, सही है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 से यह प्रभावी हुआ। 91वां संविधान संशोधन 2003 था बेटा, 2003 था। तो 1 और 2 तो सही है, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है तो 1 और 2 ही अपन ले लेंगे, लेकिन 1 और 2 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दरअसल संविधान संशोधन 2003 था, लेकिन वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से उपयुक्त सभी मान लेते हैं। अगला सवाल, दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के समय पारित किया गया था? तो राजीव गांधी जी के समय पारित किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 से। अगला सवाल, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। भारत का कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र, तो वो किसको देगा भाई? तो वह देगा राष्ट्रपति को, यानी कि किसको देता है भाई? राष्ट्रपति को देता है। अगला सवाल, इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती? यानी कि मंत्रिपरिषद भंग तब होती है जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या प्रधानमंत्री को हटा दिया गया हो। तो मृत्यु हो जाए, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, अगर कोई कैबिनेट का मंत्री त्यागपत्र दे, तो कब भंग नहीं होगी? अगर कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो केवल इसका ओनली थर्ड इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में? 352(3) में किया गया है, और जोड़ा किससे गया भाई? 44वां संविधान संशोधन 1978 से इसको जोड़ा गया। और इसलिए जोड़ा गया ताकि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करे तो मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश के आधार पर करे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? तो पक्के तौर पर कौन है भाई? चौधरी चरण सिंह। बहुमत ही नहीं था,
कांग्रेस के कहने पर सरकार तो गिरा दी थी मोरारजी देसाई की, लेकिन बहुमत नहीं था, इस वजह से कभी सामना नहीं किया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री प्रशासन संबंधी सूचना राष्ट्रपति को देगा? प्रशासन संबंधी सूचना आर्टिकल किसके अनुसार है भाई? यानी कि क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति लिखा हुआ है और आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। 3 जगह पर प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए भाई। तो सत्य कथन कौन सा है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, बिल्कुल सही बात है। उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति रखता है, दोनों रखता है भाई, सिविल भी रखता है, सिविल भी रखता है और प्लस क्रिमिनल भी रखता है, सिविल भी रखता है और प्लस क्रिमिनल भी रखता है, और इस वजह से ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ए और बी, ए इज द राइट आंसर। सत्य कथन छाटना था भाई। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त उम्र कितनी होती है भाई? 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष। और हाई कोर्ट की कितनी होती है? हाई कोर्ट की होती है भाई 62 वर्ष। पहले कितनी थी? 60 वर्ष। किससे किया गया? 41वां संविधान संशोधन 1976 से, 1976। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपना त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। ही रिजाइन्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में? संसद के पास में है। जबकि हाई कोर्ट में जजों की वृद्धि करने का अधिकार किसके पास में भाई? प्रेसिडेंट के पास में है, राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में क्या हो जाएगा? संसद। और हाई कोर्ट वाले मामले में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारित होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कहाँ से भारित होते हैं भाई? संचित निधि से। अगला सवाल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो उत्पन्न विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है, आर्टिकल 71। और एक बात और याद रखना है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, यानी कि उससे पद से हटा दिया या उनका चुनाव रद्द कर दिया गया, तो जब चुनाव रद्द हो जाता है तो उस दिन तक, उस समय तक नहीं, उस दिन तक उनके किए गए कार्य क्या होते हैं? वैध होते हैं। ये भी बात आर्टिकल 71 में स्पष्ट लिखी हुई है। अगला, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी भाई? तो एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी कौन थी भाई? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो कितने प्रकार की भाई? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा जारी कर सकता है। अगला भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। कौन सा एक भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अपील सिविल मामले में हो सकती है, आपराधिक मामले में हो सकती है, संवैधानिक मुकदमों की अपीलें, सही है। संवैधानिक मुकदमों की अपीलें संघ और राज्यों के मध्य विवाद, ये तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। राज्यों के मध्य विवाद, ये भी प्रारंभिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और स्पष्ट कहाँ से होगा भाई? आर्टिकल 132, जिसमें लिखा हुआ है कि संवैधानिक मामले की व्याख्या जब हाई कोर्ट करता है तो उस मामले की अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में 132 के तहत। 133 133 क्या कहता है? सिविल मामले में हाई कोर्ट के मामले। 134 में क्या कहता है? फौजदारी मामले। और 136 में क्या कहता है? विशेष छूट याचिका। सीधे आप कहाँ चले जाइए? उच्चतम न्यायालय चले जाइए, और मूढ़ है उच्चतम न्यायालय का तो आपकी सुनवाई कर लेगा। कई बार तो वह जजों की जमानत भी दे देता है, हाँ, जब उसको लगने लगता है। चलिए भाई, भारत के किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है? यानी कि किसका भाई? जनहित याचिका का क्या कहा जाता है भाई? जनक कहा जाता है। और कौन है जनक? पीएन भगवती। तो पीएन भगवती को कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना का बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर 1937 को क्या स्थापित हुआ था भाई? संघीय न्यायालय। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार उच्चतम न्यायालय नहीं था भाई, उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में अंतर है भाई। सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में अंतर है, इस वजह से 2 गलत हो गया। ओनली 1 इज द राइट। अगला,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? तो कौन सा उच्चतम न्यायालय के रूप में तो कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं? किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष आवश्यक है। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता तो पक्का है, डी हो जाएगा। क्या लिखा हो? सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष। ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ। निम्नलिखित में से कौन संविधान के कौन से अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है? तो देखो भाई, आर्टिकल 126 में लिखा हुआ है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 127 में लिखा हुआ है क्या भाई? तदर्थ न्यायाधीश, और 128 में लिखा हुआ है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो कौन सा पूछ रहा है भाई? तदर्थ न्यायाधीश। तो पक्का तौर पर कौन सा हो जाएगा भाई? 127, 127 इज द राइट आंसर। अगला, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, उच्चतम न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, गलत बात है। यह केवल मूल और अपीली क्षेत्र, ये भी गलत है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। ये मूल, अपीली, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को कौन बदल सकता है भाई? तो जजों की संख्या कौन बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट में? तो संसद कानून द्वारा बदल सकती है भाई, बिल्कुल। अंतिम में कब किया भाई? तो देखो, शुरुआत में जब हमारा संविधान बना उस समय पर जजों की संख्या थी 7 और 1 मुख्य न्यायाधीश होते थे, तो कुल मिलाकर के 8 हो गए। 1956 में जजों की संख्या 10 और सीजीआई मिलाकर के 11 हो गई। आगे चल करके 1956, 1960 में इनकी संख्या कितनी कर दी गई भाई? 13 कर दी गई। 1966 में इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 14 कर दी गई। 1977 में संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। सीजीआई को अलग करते जाइएगा। 1986 में इनकी संख्या 25 हो गई। 2008 में मनमोहन सरकार ने इनकी संख्या 30 कर दी प्लस 1, और इसके बाद में 30 जजों को प्लस 1, इनको जजों को बढ़ा करके 33 किया 2019 में मोदी सरकार ने। तो वर्तमान में 34 जज हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और कौन बढ़ाती है भाई? संसद बढ़ाती है। हाई कोर्ट में कौन बढ़ाता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय होने की बात कही गई है? एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कहाँ है भाई? आर्टिकल 129 और 215 में यही अधिकार कौन रखता है भाई? यही अधिकार रखता है हाई कोर्ट। अगला सवाल, अपीलीय न्याय क्षेत्र में वर्गीकृत 4 शीर्ष क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है अपीलीय न्याय क्षेत्र में? तो दीवानी शामिल है, आपराधिक शामिल है, विशेष अनुमति कौन सा शामिल नहीं है? असंवैधानिक शामिल नहीं है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया थे ना भाई, हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़, इनके पिताजी भी जज रहे हैं। कब से कब तक? 1977 से 1982 तक। हाँ, सबसे लंबा समय उन्हीं का रहा है भाई। अगला सवाल, इसके बाद में भारत में लाभ के पद को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है भाई? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? न्यायपालिका को। अगला सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? यानी कि सही क्रम है बीपी सिन्हा, बीपी, ये गलत हो गया। केजी बालकृष्णन, एसएच कपाड़िया, ये भी गलत हो गया। रंजन गोगोई, एनवी रमन, दीपक, ये भी गलत हो गया। एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, ये सही है भाई, ये क्रम सही है। अगला सवाल और अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान में हुए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से के उपरांत मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भाई? 11 है। ये बात थोड़ी सी काम की बात, आप परीक्षा से पहले जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी से पहले 10 बार आप पेपर दे सकते हैं, क्योंकि 100 प्रश्नों के 10 क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं और 10 लास्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको OMR सीट मिलेगी, जहाँ पर भर करके आप अशुद्धियों को सुधार सकते हैं। इस बुकलेट को आप मंगा सकते हैं उत्कर्ष टावर विजिट करके, अपने नियर बुक स्टोर पर 60 रुपए की मिलेगी और जा करके बुकशाला से क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए और इसी तरह के सवालों के लिए उत्कर्ष लगातार आपके साथ में प्रयास करता रहेगा। यह विजयम 2.0 बच्चों के उत्साह के अनुरूप बनाई गई है और बच्चों की मांग पर, विशेष मांग पर इसको लाया गया है। तो ये 200 सवालों का जो एक पिटारा था वो मैंने आपके सामने रख दिया और प्रयास किया गया है कि पूरी तरह से अनुसंधान वाले सवाल हैं, आपके
कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और आपको सहयोग करेंगे आपके चयन में। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप उत्कर्ष के साथ में बने रहिए। आप उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। और साथ ही उत्कर्ष ऐप जो कि आपको मिलेगा स्टोर पर, वहाँ पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड करिए और वहाँ पर भी विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास से मैं विदा लूँगा। नमस्कार।